कहानी की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर एजुसा को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा काम करने की वजह से 27 साल की उम्र में ही मारी जाती है। मरने के बाद उसकी आत्मा हेवन में जाती है। हेवन की देवी को एजुसा के जीवन में आए कष्टों को देख उस पर काफी दया आती है, जिसके कारण वे उसे एक और जीवन देने की बात करती है। साथ ही वे एजुसा के हमेशा जवान और अमर बने रहने की विश को भी पूरा कर देती है। इसके बाद वे उसका पूर्ण जन्म किसी दूसरी ही दुनिया में 17 साल की अवस्था में कर देती है। वह यहाँ एक जादूगरनी के रूप में अवतरित हुई है और उसे कुछ गिफ्ट्स भी मिले हैं। यहाँ आने के बाद वो सबसे पहले पास के एक गांव में जाने का निश्चय करती है ताकि उसे इस दुनिया की जानकारी मिल सके। जाते हुए रास्ते में उसे 3 स्लाइम्स मिलते हैं जो कि इस दुनिया के लो लेवल मॉन्स्टर्स हैं। वो उन तीनों को आसानी से मार देती है। उन्हें मारते ही उसे 3 मैजिक स्टोन्स मिलते हैं। उन 3 स्टोन्स को लेकर वो उस पास के गाँव में जाती है। उस गाँव का नाम है फ्लेटा विलेज। वहाँ एक औरत से उसे पता चलता है कि इस दुनिया के हर एक गाँव में एक एडवेंचरर गिल्ड है। वह सीधे वहाँ के उस एडवेंचरर गिल्ड में जाती है। वहाँ एक लड़की उसका स्वागत करती है। अपना परिचय देने के बाद वो लड़की एजुसा को बताती है कि अगर उसने इस एडवेंचरर गिल्ड में अपना नाम रजिस्टर करवाया तो उसे अपने मैजिक स्टोन के बदले सोने के सिक्के मिलेंगे। एजुसा इसके लिए तैयार है। फिर वह लड़की अपना रजिस्टर बुक निकालती है और एजुसा को उस पर अपना हाथ रखने को कहती है। जैसे ही वो उस पर अपना हाथ रखती है तभी एक इंटरफेस ओपन होता है जिसमें एजुसा के एट्रीब्यूट्स दिखाए जाते हैं। उसके सभी एट्रीब्यूट्स बिल्कुल ही साधारण है सिवाय उसके इमोर्टल स्किल्स के। इसके बाद एजुसा अपना शांतिपूर्ण जीवन यहाँ व्यतीत करने लगती है। वह खाती है, सोती है और हर दिन स्लाइम्स को मारकर अपना निर्वाह करने लगती है। इसी तरह 300 साल बीत जाते हैं। जेनरेशन पर जेनरेशन चेंज होते हैं पर एजुसा के स्वरूप में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। इन 300 सालों में उसने अपनी जादुई मेडिकल नॉलेज और हीलिंग एबिलिटी से कई सारे विलेजर्स की जान भी बचाई है और बढ़ते हुए प्लेग की बीमारी को भी रोक दिया है। उसके इन्हीं सभी कारनामों की वजह से उसे हाईलैंड्स की जादूगरनी के नाम से जाना जाता है। हर दिन की तरह एक दिन जब वो अपने मैजिक स्टोन्स को एक्सचेंज करने गिल्ड में जाती है तो वहाँ की नई रिसेप्शनिस्ट उससे काफी ज्यादा प्रभावित हो जाती है। जब उसे यह पता चलता है कि एजुसा पिछले 300 सालों से जीवित है तो उसके अंदर एजुसा के स्टेट्स को जानने की उत्सुकता होने लगती है। उसे लगता है कि एजुसा के स्टेट्स तो बहुत ही दमदार होंगे। वो अपना रजिस्टर बुक निकालकर एजुसा को उस पर अपना हाथ रखने को कहती है। इसे सुन एजुसा थोड़ी एम्बेरस हो जाती है क्योंकि उसने अभी तक केवल स्लाइम्स को ही मारा है, किसी मॉन्स्टर से लड़ाई नहीं की है। वो खुद को एक नौसिखिया ही मानती है। लेकिन जब वो अपना हाथ रजिस्टर में रखती है तो स्क्रीन में उसके स्टेट्स दिखाए जाते हैं, जिसे देख वो चौंक जाती है। वो फुल लेवल 99 में थी। एजुसा को लगता है कि जरूर इस इक्विपमेंट में कुछ खराबी है क्योंकि वह इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। इस पर रिसेप्शनिस्ट कहती है कि मशीन बिल्कुल ठीक है, वो इतने सालों से स्लाइम्स को मारती हुई आई है। थोड़े थोड़े करके उसके एक्सपीरियंस पॉइंट बढ़ते गए और उसका लेवल अप होता गया। वह आगे कहती है कि एक स्लाइम्स के 4 पॉइंट होते हैं और वो रोज 25 स्लाइम्स मारती है। इस हिसाब से देखे तो 300 सालों में उसने कुछ 1,09,50,000 एक्सपीरियंस इकट्ठा किए हैं, जो कि करीब 4,380 ड्रैगन्स को हराने के बराबर है। इस हिसाब से देखे तो एजुसा इस दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचरर है। इसे सुन एजुसा काफी ज्यादा चौंक जाती है। उसे डर है कि कहीं उसका शांतिपूर्ण जीवन अशांति में न बदल जाए। फिर एजुसा उस रिसेप्शनिस्ट से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि वो उसके इस सीक्रेट को किसी को न बताए। वह रिसेप्शनिस्ट उससे वादा करते हुए कहती है कि वह यह राज किसी को नहीं बताएगी। लेकिन इसके कुछ समय बाद ही 4 एडवेंचरर एजुसा को लड़ाई के लिए चैलेंज करते हैं। एजुसा यह देख चौंक जाती है। आखिर इन लोगों को उसके बारे में कैसे पता? वो उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करती है, लेकिन शर्त यह है कि अगर वह जीती तो वो बाकी लोगों को यही बताएंगे कि वो एक साधारण एडवेंचरर है। वे मान जाते हैं। इसके बाद लड़ाई शुरू होती है। एजुसा अपना हाथ बढ़ाकर मैजिक कास्ट करती ही है कि तभी उससे एक भयानक टॉर्नेडो होने लगता है, जिसकी चपेट में आकर वे तीनों ही काफी दूर फेंके चले जाते हैं। इसके बाद एजुसा वापस एडवेंचरर गिल्ड में आती है और रिसेप्शनिस्ट से पूछती है कि उसने अपना वादा क्यों तोड़ा। इस पर वह कहती है कि उसने उसका राज किसी को नहीं बताया है। तभी उसका शक वहाँ बैठे एक एडवेंचरर पर जाता है। वह आदमी खुद आकर उन्हें कबूल करता है कि उसने उनकी बातों को सुन लिया था और उसने ही यह बात दूसरों को बताई। धीरे धीरे करके एजुसा द्वारा उन 4 एडवेंचरर को डिफीट करने की खबर चारों तरफ फैल जाती है और हर जगह एजुसा की ही बातें होने लगती है। इसी दौरान एक दिन एक ड्रैगन जिसका नाम लाइका है वो एजुसा के पास आती है। लाइका एक पावरफुल ड्रैगन है। एजुसा की अफवाहों को सुन वो उसे जांचने के लिए यहाँ आई है। लाइका एजुसा को चैलेंज करती है। लाइका का फायर मैजिक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो इसी को यूज करते हुए एजुसा पर अटैक करती है। इधर एजुसा भी अपना आइस स्पेल कास्ट करते हुए उसके आग के साथ साथ उसके मुंह को भी जमा देती है। इससे लाइका को काफी ज्यादा पीड़ा होती है और वो छटपटाते हुए गलती से एजुसा के घर को डिस्ट्रॉय कर देती है। एजुसा को इस पर
काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह लाइका को इसका सबक सिखाते हुए उससे कहती है कि जितनी जल्दी हो सके वो उसका घर ठीक करके दे। जब तक घर रिपेयर नहीं हो जाता तब तक के लिए अजुसा को विलेज के ऑफिस में रहने दिया जाता है। आखिरकार वो इस विलेज की प्रोटेक्टर भी तो है। गाँव वाले उसकी सुख सुविधा का काफी ज्यादा ध्यान रखते हैं। अगले दिन जब वह सुबह जागती है तो उससे मिलने कोई आया होता है। ये लाइका है जिसने की खुद को एक लाल बालों वाली लड़की के रूप में परिवर्तित किया हुआ है। लाइका यहाँ कॉम्पनसेशन के रूप में एजुसा को कुछ पैसे देने आई है। साथ ही वो एजुसा को उसका शागिर्द बनाने की भी इच्छा जाहिर करती है। एजुसा सोचती है कि लाइका के उसके साथ रहने पर उसका काम काफी आसान हो जाएगा। वो उसके रिक्वेस्ट को मान जाती है, लेकिन शर्त यह है कि उसे घर का सारा काम करना होगा। एजुसा का पहले वाला घर 2 लोगों के लिए काफी ज्यादा छोटा था, इसलिए लाइका पास ही एक और नया घर बनाने का सोचती है। लाइका घर बनाने में इतनी एक्सपर्ट है कि महज 2 दिनों में ही वो पूरा घर तैयार कर देती है। इसके अलावा लाइका खाना बनाने में भी माहिर है। एक दिन खाना खाने के बाद लाइका अजुसा से कहती है कि वो इस गांव की सुरक्षा के लिए कुछ करे। यहाँ के लोगों के पास काफी वीक मैजिक डिफेंस है। कोई भी गांव वालों का इस्तेमाल कर तुम्हें धमकाने की कोशिश कर सकता है। वह उसे विलेज की सुरक्षा के लिए एक मैजिक बैरियर बनाने का प्रस्ताव रखती है। लाइका के एडवाइस को मानते हुए अजुसा अपने मैजिक से गाँव के चारों ओर एक मजबूत बैरियर बना देती है और सच में इस बैरियर से काफी अच्छे परिणाम निकलते हैं। चोरी करने के उद्देश्य से आए लोग इस बैरियर के बनने पर अचानक से फ्रीज हो जाते हैं। विलेज के चीफ अजुसा को इस उपकार के लिए उसे काफी आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन अजुसा इस सब का श्रेय अपने शागिर्द लाइका को देती है और सभी से उसका परिचय कराती है। गांव वालों के मन में उन दोनों के प्रति काफी ज्यादा प्यार है। एक दिन जब अजुसा और लाइका घर का काम कर रहे होते हैं तभी उनके घर में एक लड़की आती है। उसका नाम है फाल्फा। वह खुद को एजुसा की बेटी बताती है और कहती है कि उसकी छोटी बहन शेल्सा अपने मैजिक से अजुसा को मारने के लिए तुली हुई है। अजुसा इसे सुन चौंक जाती है। उसने अभी तक शादी भी नहीं की तो ये बच्चे कहाँ से आ गए। उन दोनों को फाल्फा की बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आती, लेकिन तभी सच में साल्सा वहाँ पर आ जाती है और वह उन्हें अजुसा को मारने का कारण बताती है। वास्तव में ये दोनों बहनें स्लाइम्स की स्पिरिट हैं, जो कि उन प्रत्येक स्लाइम्स की आत्मा से बने हैं जिसे इतने सालों से अजुसा मारते हुए आ रही है और साल्सा यहाँ अजुसा के इसी बात का बदला लेने आई है। तभी लाइका अजुसा से कहती है कि वो जल्दी से अपने मैजिक का इस्तेमाल कर अपनी पकड़ बना ले, लेकिन उन्हें यह पता नहीं कि सेल्सा ने पिछले 50 वर्षों से खुद को केवल अजुसा से लड़ने के लिए ही तैयार किया है। अजुसा का कोई भी मैजिक उस पर कोई असर नहीं करता। अजुसा लाचार हो जाती है। इस पर साल्सा उसे मारने के लिए आगे बढ़ती ही है कि तभी लाइका बीच में आ जाती है। अब क्योंकि साल्सा इतने वर्षों से केवल अजुसा से ही लड़ने के लिए तैयार थी तो ड्रैगन के हमले वो संभाल नहीं पाती और वह वहीं पर अनकॉन्शियस होकर गिर जाती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वह अपने पास अजुसा को देख फिर से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, पर वह पाती है कि उसका माना पूरी तरह से खत्म हो चुका है और अब वो कई दशकों तक मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। साल्सा काफी दुखी हो जाती है। इस पर फाल्फा उसे कंफर्ट करते हुए कहती है कि इस दुनिया में सभी स्लाइम्स का हंट करना चाहते हैं, हम सभी को तो नहीं मार सकते। इससे अच्छा यह है कि हम बदले की भावना को छोड़ एक हैप्पियर लाइफस्टाइल को चुने। फाल्फा द्वारा पूरी तरह कन्विंस्ड होने पर साल्सा के मन में अजुसा के प्रति दुश्मनी की भावना खत्म हो जाती है। अजुसा को भी वे दोनों बच्चे काफी ज्यादा प्यारे लगते हैं। वह उनके सामने उनकी माँ बनने की इच्छा जाहिर करती है और उन्हें साथ मिलकर रहने के लिए इनवाइट करती है। इसके बाद अजुसा एक ड्रैगन और अपने 2 स्लाइम्स बच्चों के साथ मिलजुल कर वहाँ पर रहने लगती है। इसी दौरान एक दिन एक एल्फ गर्ल जिसका नाम हेलकारा है वो एजुसा से मदद की गुहार लगाते हुए उसके पास आती है। वो जड़ी बूटियों से दवा बनाने वाली एक महिला है। उसने एक न्यूटी स्पिरिट नाम की एनर्जी ड्रिंक बनाई थी जो कि काफी पॉपुलर हुई और इससे उसने काफी पैसे भी बनाए। लेकिन एक दिन एक डीमन गर्ल जिसका नाम बेल्ज़ेबब है उसने उससे वह ड्रिंक खरीदा, लेकिन उसे पीने के बाद वह काफी ज्यादा बीमार पड़ गई, जिसके कारण उसने उस ड्रिंक के क्रिएटर को मारने की कसम खाई। धीरे धीरे यह अफवाह पूरे गांव में फैल गई और हेलकारा के विलेजर्स ने उसे विलेज से ही निकाल दिया। उसके पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं, इसलिए वह मदद की गुहार लगाते हुए अजुसा के पास आई है। लेकिन अजुसा बेल्ज़ेबब से लड़ने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है, पर वो हेलकारा को अपने आश्रय में रखने को तैयार है। अब क्योंकि हेलकारा यहाँ है तो बेल्ज़ेबब यहाँ कभी भी अटैक कर सकती है, इसलिए वो अपने घर के चारों ओर मैजिक बैरियर बना देती है। हेलकारा एजुसा को उसके इस एहसान पर काफी ज्यादा आभार प्रकट करती है। जब एजुसा जड़ी बूटी तोड़ने के लिए जंगल में जाती है तो हेलकारा भी उसके साथ जाती है। हेलकारा को जंगली खाद्य पदार्थों का काफी ज्यादा ज्ञान है। उसे न केवल अलग अलग मशरूम की प्रजातियों की पहचान है बल्कि वो उसे अलग अलग तरीकों से पकाना भी जानती है। इसे देख एजुसा को लगता है कि अगर हेलकारा ये स्किल यहाँ के लोगों को सिखाए तो इससे उनको काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। इसी दौरान हेलकारा गलती से एक दवाई मशरूम खा लेती है
जिससे कि उसका पूरा शरीर ऊर्जा से भर जाता है और उसे कामुक विचार आने लगते हैं। कामुकता इस हद तक बढ़ जाती है कि वह एजुसा से शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करने लगती है। इस पर एजुसा काफी ज्यादा घबरा जाती है और वह जल्दी से एक मैजिक कास्ट करके हेलकारा को बेहोश कर देती है। बाद में जब हेलकारा की आंखें खुलती है तो वह अपने इस बर्ताव पर काफी ज्यादा शर्मिंदा होती है। अपनी गलती की भरपाई हेतु वह एजुसा के लिए काफी सारे मशरूम के डिशेस बनाती है, लेकिन एजुसा उस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है। फिर वे सभी खुशी खुशी खाने का आनंद लेने लगते हैं। एक दिन एजुसा देखती है कि एडवेंचरर गिल्ड में हेलकारा की वांटेड पोस्टर लगी हुई है। यह काम बेल्जेबब का ही है। इसे देख वे काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एजुसा लाइका के साथ अपने दोनों बच्चों को सेफ प्लेस में भेज देती है। बाद में एजुसा और हेलकारा को अपने यहाँ किसी घुसपैठिए के होने का पता चलता है, जिसने की हेलकारा के सारे न्यूटी स्पिरिट की बोतल को पीकर खत्म कर दिए थे और उनका खाना भी खा लिया था। वे दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये कौन है, पर तभी बेल्जेबब वहाँ प्रकट होती है। हमें पता चलता है कि वह एक मक्खी के रूप में पहले से यहाँ छुपी हुई थी। उसे देख हेलकारा काफी डर जाती है, लेकिन तभी एजुसा बेल्जेबब को 1-on-1 फाइट के लिए चैलेंज करती है। वे लड़ने के लिए बाहर मैदान पर जाने की बात करते हैं। एजुसा तो वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन बेल्जेबब मैजिक बैरियर के हमले से घायल हो जाती है। एजुसा इस तरह से लड़ाई जीतना नहीं चाहती, इसलिए वह अपने मैजिक से बेल्जेबब को हील कर देती है। एजुसा की इस दयालुता पर बेल्जेबब काफी प्रभावित होती है और वह हेलकारा को ढूंढने के अपने ट्रू इंटेंशन को रिवील करते हुए कहती है कि वास्तव में डीमंस को हेलकारा के न्यूटी स्पिरिट ड्रिंक काफी ज्यादा पसंद है, इसलिए वह हेलकारा से मिलकर उसे यह बताना चाहती थी कि वो इस ड्रिंक को और भी ज्यादा बनाए। उनके बीच गलतफहमियां खत्म होने पर हेलकारा डिसाइड करती है कि वो अपनी न्यूटी स्पिरिट ड्रिंक की फैक्ट्री पहले की जगह से हटाकर एजुसा के घर के पास लगाएगी ताकि वह उसके साथ रह सके। इसी तरह एजुसा अपने पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तभी एक दिन अचानक लाइका कहती है कि उसे वापस अपने होम टाउन जाना पड़ेगा। इसे सुन एजुसा को लगता है कि वो हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर जा रही है। वो इससे काफी ज्यादा उदास हो जाती है। इस पर लाइका उसे कहती है कि मैं हमेशा के लिए नहीं जा रही, वो तो बस अपने सिस्टर की वेडिंग को अटेंड करने जा रही है। फिर वो एजुसा को भी शादी में आने के लिए इनवाइट करती है, जिस पर वे सभी लाइका की बहन की शादी में जाने लगते हैं। लाइका की बहन और उसका हस्बैंड बचपन से ही प्रेमी है और वे एक दूसरे को काफी ज्यादा प्यार करते हैं। वहाँ उपस्थित सभी काफी ज्यादा खुश हैं, लेकिन लाइका के फादर थोड़े टेंशन में लग रहे हैं क्योंकि ड्रैगन क्लैंस के बीच आपसी संबंध उतना अच्छा नहीं था। उन्हें डर था कि कहीं दूसरे क्लैंस के ड्रैगन शादी में बाधा न उत्पन्न करे। लेकिन तभी ब्लू ड्रैगन क्लैंस के ड्रैगन वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि काफी निर्दयी ड्रैगन हैं। वे फायर की जगह आइस मैजिक का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें यह शादी बिल्कुल मंजूर नहीं है। वास्तव में उनके लीडर फ्लाटोड 40 साल से सिंगल है और वो नहीं चाहती कि कोई उससे छोटा ड्रैगन उससे पहले शादी करे। एजुसा ड्रैगन से क्लैन इशू में इंटरफेयर नहीं करना चाहती, लेकिन जब फ्लोटाट बाकी सभी के साथ उसके फैमिली पर भी हमला करती है तो वह खुद को रोक नहीं पाती और उसे काफी अच्छा सबक सिखाती है। लेकिन इससे बाकी ड्रैगन्स एजुसा के पीछे पड़ जाते हैं, पर क्योंकि एजुसा एक बहुत ही पावरफुल विच है, वो अपने मैजिक पावर से आधी से अधिक ड्रैगन को धराशायी कर देती है। बाकी जो ड्रैगन बच गए वो वहाँ से भाग जाते हैं, पर एजुसा को डर है कि कहीं ये ड्रैगन शादी में बाधा उत्पन्न न करे। लाइका और एजुसा उन ड्रैगन्स को ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी वे पाते हैं कि बेल्जेबब ने उन सभी ड्रैगन्स को पकड़कर बंदी बना लिया है। वास्तव में जब बेल्जेबब इस विलेज में रिलैक्स कर रही थी, तभी ये ड्रैगन अचानक से यहाँ आकर तबाही मचाने की धमकी देने लगे, जिससे गुस्सा होकर उसने अपने डार्क मैजिक से उन सभी को काफी ज्यादा कमजोर कर दिया और यहाँ कैद कर लिया। बेल्जेबब के इस कारनामे से एजुसा काफी ज्यादा खुश होती है और उसके गले मिलती है। बाद में लाइका उस ब्लू ड्रैगन क्लैन के लीडर फ्लाटोट को उनके द्वारा किए गए सारे तोड़फोड़ का हर्जाना डिमांड करती है और उसे शांति प्रस्ताव पर भी सिग्नेचर करने को कहती है। एजुसा और बेल्जेबब की मदद से आखिर में ड्रैगन क्लैंस के बीच मतभेद खत्म हो जाते हैं। शादी में फ्लाटोट भी उपस्थित होती है और वो दूल्हे और दुल्हन को अपनी ब्लेसिंग भी देती है और इस तरह शादी का यह कार्यक्रम काफी शांतिपूर्वक तरीके से पूरा हो जाता है। हेलकारा काफी दुविधा में है। वास्तव में एक भूत हेलकारा की फैक्ट्री में मंडरा रहा है, जिसकी वजह से उसके यहाँ कोई काम करने नहीं आता। हेलकारा को पता नहीं कि इस प्रॉब्लम से कैसे डील करना है, इसीलिए मदद के लिए वो एजुसा के पास जाती है, लेकिन एजुसा को पता नहीं कि वो इसमें क्या करे। फिर वह भी एक बहुत ही पुरानी मैजिक कास्ट करती है और किसी ऐसे को समन करना चाहती है जो कि इन भूतों की प्रॉब्लम को हैंडल कर सके। हालांकि गलत उच्चारण के कारण वो गलती से बेल्जेबब को ही बुला देती है, लेकिन सौभाग्य
दुर्भाग्य से बेएल्ज़ेबब डीमन क्लैन की मेंबर होती है और भूतों से डील करना उसके बाएं हाथ का खेल है। रात को बेएल्ज़ेबब एजुसा और हेलकारा को लेकर भूत को ढूंढने फैक्ट्री में जाती है। बेएल्ज़ेबब उन्हें बताती है कि भूत केवल एक मृत आत्मा है और ये बिल्कुल भी डरावने नहीं होते। भूत को ढूंढने के दौरान बेएल्ज़ेबब काफी काम और निश्चिंत है, लेकिन वहीं वे दोनों डर की वजह से चीखते रहते हैं। तभी बेएल्ज़ेबब भूत को पकड़ लेती है। उस भूत का नाम है रोजली। वास्तव में हेलकारा की नई फैक्ट्री उस भूत का घर हुआ करता था। सैकड़ों साल पहले रोजली के पिता ने उसे एक क्रूर आदमी को बेच दिया था, जिसके कारण हताश होकर उसने आत्महत्या कर ली थी और तब से उसकी आत्मा इसी घर में फंसी हुई है। इस पर बेएल्ज़ेबब उसे कहती है कि वो यहाँ से बाहर निकल सकती है। इसके लिए उसे किसी ऐसे आदमी के शरीर को पोजेस करना होगा जो कि मानसिक रूप से कमजोर हो और जल्दी ही दूसरों के प्रभाव में आ जाता हो। काफी सोच विचार के बाद आखिर में उन्हें इसके लिए हेलकारा ही सही इंसान लगती है और कुछ समय के लिए ही वे रोजली को उसके शरीर में शरण दे देते हैं, क्योंकि वे उसकी दुख भरी दास्तां से काफी भावुक हो चुके थे। इस सब के लिए रोजली उन्हें अपना आभार प्रकट करती है। अजुसा के घर पहुंचने के बाद रोजली हेलकारा की बॉडी से निकलने की कोशिश तो करती है, लेकिन वह इस बॉडी में ऐसे फिट हो गई है कि कई कोशिश करने के बाद भी निकल नहीं पाती। आखिर में अजुसा को एक आइडिया आता है। वह रोजली को थोड़ी नींद लेने को कहती है और सच में यह मेथड काम कर जाता है। रोजली के बहुत अधिक पीने के कारण सो जाने के बाद हेलकारा जाग जाती है। फिर रोजली को पूरी तरह से अलग करने के लिए वे हेलकारा को ठंडे पानी में डाल देते हैं, जिस पर रोजली जाग जाती है और हेलकारा के शरीर से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। हालांकि लोगों के अंदर अभी भी भूत का डर है। इस पर एजुसा रोजली के अच्छे कामों को दिखाते हुए लोगों को बताती है कि रोजली डरावनी भूत नहीं है, बल्कि अच्छी भूत है। इसके बाद रोजली भी गाँव वालों से वादा करती है कि वो अपनी गोश्त पावर को लोगों की भलाई और सफाई के लिए इस्तेमाल करेगी। यह सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं और उनका डर भी भाग जाता है। एक दिन बेएल्ज़ेबब सबसे कहती है कि ड्रैगन क्लैन के बीच वार को समाप्त करने के लिए अजुसा को डीमन मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा, अतः उसे डीमन वर्ल्ड से आमंत्रण है। यह अवार्ड सेरेमनी 3 हफ्ते बाद है और बेएल्ज़ेबब उन्हें वहां ले जाएगी। इसे सुन सभी चौंक जाते हैं। इस सेरेमनी में भाग लेने के लिए विशेष पोशाक की जरूरत थी, लेकिन अब जबकि रोजली एक भूत है और वह जिस कपड़े में मरी थी उसे चेंज नहीं कर सकती, इसलिए वो बड़ी दुविधा में फंस जाती है। रोजली की मदद करने के लिए सेल्सा उसे भूतों की एक ज्ञानी के पास ले जाती है, लेकिन वह ज्ञानी उन्हें बताता है कि कपड़े आत्मा का एक हिस्सा है, इसलिए भूत कपड़े नहीं बदल सकते। रोजली काफी दुखी हो जाती है। वो कपड़े बदलने के लिए काफी ज्यादा तरसने लगती है। इस पर अजुसा उसकी मदद करने की बात करती है और वह भूतों से संबंधी कई सारे मंत्रों की किताबों को पढ़ने लगती है। आखिर में उसे एक तरकीब मिल ही जाती है। वह एक कपड़ा लेकर आती है और रोजली को इसे अपने दिमाग में रखने को कहती है। फिर वह ड्रेस स्पेल कास्ट करती है और रोजली के कपड़े सफलता से बदल देती है। सेरेमनी के दिन बेएल्ज़ेबब एक विशाल उड़ने वाले वेल दानव में उन्हें लेने आती है। उस वेल के ऊपर एक शानदार होटल भी था। वे सभी उस होटल में मौजूद सुविधाओं का आनंद उठाने लगते हैं और जर्नी को काफी एंजॉय करते हैं। पूरे एक दिन बाद वे डीमन कैपिटल में पहुँचते हैं और वहाँ डीमन लॉर्ड से मिलते हैं। हेलकारा काफी डरी हुई है। उसे लगता है कि कहीं डीमन लॉर्ड उन्हें मार न दे। डर की वजह से वह थोड़ी अजीब हरकतें करने लगती है, लेकिन वह यह देख चौंक जाती है कि वास्तव में डीमन लॉर्ड पेकोरा तो बहुत ही प्यारी और खूबसूरत लड़की है। वह खुशी से उसके आगे अपना सर झुकाती है, लेकिन जब वह अपना सर उठाती है तो गलती से पेकोरा के ठुड्डी पर जबरदस्त टक्कर दे मारती है। इससे पेकोरा बेहोश हो जाती है। बेएल्ज़ेबब पेकोरा की जांच करती है और पाती है कि पेकोरा की आत्मा ने उसका शरीर छोड़ दिया है, यानी वो मर गई है। डीमन लॉ के अनुसार हेलकारा को इसके लिए फांसी की सजा होगी। अब हेलकारा को फांसी से बचाने के लिए उन्हें किसी भी हाल में पेकोरा को जगाना ही होगा। अजुसा के पास एक प्लान है। वो पेकोरा के कमरे में चुपके से घुसने की कोशिश करती है, पर गार्ड उसे देख लेते हैं। वो अपने जादू से गार्ड को धराशायी कर देती है और पेकोरा के कमरे में जाकर उसके मुंह में अपनी जादुई दवाई डालने ही वाली होती है कि तभी पेकोरा को होश आ जाता है। उसे लगता है कि अजुसा उसे जहर देने की कोशिश कर रही थी। वह गुस्से से अजुसा को फाइट के लिए चैलेंज करती है। खुद को और अपने परिवार को बचाने के लिए अजुसा को उससे लड़ना ही पड़ता है और वह पूरा जोर लगाकर पेकोरा को हरा देती है। अजुसा से हारते ही पेकोरा का रवैया बिल्कुल ही बदल जाता है। हमें पता चलता है कि पेकोरा अपने से अधिक शक्तिशाली लोगों की काफी प्रशंसा करती है। फिर वह अजुसा को अपनी बड़ी बहन डिक्लेयर करती है और उसके सभी बातों को मानने का वादा करती है, पर अजुसा इसे सुन हैरान हो जाती है। फिर वह पेकोरा के चेहरे पर हाथ रखकर हेलकारा को छोड़ देने की बात करती है। पेकोरा इतनी खुश है कि वह तुरंत ही हेलकारा को छोड़ देती है। इसके बाद पेकोरा अजुसा से एक किस मांगती है, क्योंकि उसे वैसी बहनें पसंद है जो अपनी बहनों को किस करती हो। अजुसा ना चाहते हुए भी उसे किस करने को तैयार हो जाती है,
लेकिन वह केवल उसके गालों पर किस करेगी। वह उसे किस करने ही वाली होती है कि तभी अजुसा के बच्चे भी वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें भी अपनी मामा से किस चाहिए। किसेस का सिलसिला खत्म होने के बाद हमें सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पेकोरा अजुसा को मेडल प्रदान करती है। साथ ही युद्ध शांति के प्रमाण के रूप में लाइका और फ्लोटार्ट को भी बुलाया जाता है। फिर पेकोरा अजुसा को फ्लोटार्ट के सिंग को छूने की रिक्वेस्ट करती है। वास्तव में यह ब्लू ड्रैगन के वहाँ का रिवाज है कि जो भी उनके अनुरोध में उनके सिंग को टच करेगा वे उसके प्रति पूरी तरह से वफादार हो जाएंगे। अजुसा द्वारा फ्लोटार्ट के सिंग को छूने के बाद फ्लोटार्ट उसकी गुलाम बन जाती है। सेरेमनी के बाद फ्लोटार्ट अजुसा से उसके साथ रहने का रिक्वेस्ट करती है। इस पर अजुसा उसे कहती है कि वो किसी की गुलाम नहीं है, वो फ्रीली अपना जीवन जी सकती है। इस पर फ्लोटार्ट अजुसा के साथ ही उसके परिवार के रूप में रहना चुनती है। उस दिन के बाद फ्लोटार्ट भी अजुसा के फैमिली का हिस्सा बन जाती है। ड्रैगन होने के कारण फ्लोटार्ट और लाइका की खान-पान संबंधी पसंद एक जैसी है। एक दिन ताजा मीट ना खाने के कारण वे थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं। तभी गिल्ड की रिसेप्शन गर्ल अजुसा के घर आती है। उनके यहाँ भी मीट की कमी हो रही है, इसलिए वो अजुसा को सुअरों की हंटिंग करने का मिशन देती है। इसे सुन लाइका और फ्लोटार्ट काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि इससे उनको भी ताजा मीट खाने का मौका मिल जाएगा। वे तुरंत ही जंगल की तरफ चले जाते हैं। ड्रैगन शरीर का आदी होने के कारण फ्लोटार्ट इंसानी कपड़ों में कंफर्ट फील नहीं करती, इसलिए वह अपने कपड़े उतार देती है और हंटिंग करने चली जाती है। लेकिन इसी दौरान गांव की एक महिला उसे नंगे पुंगे देख लेती है, जिसकी वजह से वो काफी शर्मिंदा महसूस करती है और अपने इनरवेयर लगाकर शिकार करने चली जाती है। लेकिन शिकार करते हुए वह गलती से अपने उस कपड़े को भी नदी में गिरा देती है। पर सौभाग्य से अजुसा और ग्रुप उसे ढूंढ लेते हैं और सुअरों को मारने में उसकी मदद करने लगते हैं। इधर बेएल्ज़ेबब और उनकी मैट को नदी में फ्लोटार्ट के कपड़े मिल जाते हैं और नदी को फॉलो करते हुए अजुसा और ग्रुप से भी उनकी मुलाकात हो जाती है। कपड़े ढूंढने में हेल्प करने के लिए अजुसा बेएल्ज़ेबब और उसकी दोस्त को फ्रेश मीट के दावत में इनवाइट करती है और वे साथ साथ काफी अच्छा समय बिताते हैं। एक दिन अजुसा को पता चलता है कि उसके नाम से विलेज में कोई रह रहा है और उसके नाम का फायदा उठा रहा है। इसका पता लगाने के लिए अजुसा विलेज के एक पब में जाती है और वहाँ के ऑनर से उस बहुरूपिये के बारे में जानना चाहती है। लेकिन वहाँ बैठे शराबी उन्हें काफी ज्यादा तंग करने लगते हैं, जिस पर वे उन सभी को काफी अच्छा सबक सिखाते हैं। फिर वह ऑनर उस बहुरूपिये का पता अजुसा को बताती है। उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए वे सीधे उस नकली अजुसा के पास पहुंच जाते हैं। अजुसा के पास रहते हुए भी वो नकली अजुसा खुद को ही असली बताने लगती है। इस पर गुस्सा होकर अजुसा दूध और पानी का पानी करने का फैसला करती है और उस नकली अजुसा को फाइट के लिए चैलेंज करती है। फाइट का नाम सुनते ही नकली अजुसा वहाँ से भागने लगती है, पर अजुसा उसे पकड़ लेती है। बाद में वह अपना असली परिचय देते हुए कहती है कि उसका नाम एनो है और वह भी एक विच है। वह एक एम्बिशियस पर्सन है। वो हमेशा यही चाहती है कि चारों ओर उसका नाम हो और लोग उसकी प्रशंसा करें। हालांकि वो खुद को हर जगह प्रमोट करना नहीं चाहती, इसलिए उसने अजुसा के नाम को इस्तेमाल किया। अजुसा एनो की आकांक्षाओं को समझती है और उसकी मदद करने का फैसला करती है। चूँकि एनो ने एक बेहतरीन दवा विकसित की थी, इसलिए अजुसा उसे अपने नाम को इस्तेमाल कर दवा बेचने की अनुमति दे देती है। एनो की दवाइयाँ काफी अच्छी तरह से बिक जाती है और बिना पहचान के खुलासा किए ही उसकी लोकप्रियता काफी बढ़ जाती है। अगले दिन अजुसा यह देख चौंक जाती है कि उसकी बड़ी बेटी फाल्फा एक स्लाइम में बदल गई है। वह उसे वापस इंसानी शरीर में लाने की कोशिश तो करती है, पर वह इसमें सफल नहीं हो पाती। फिर अजुसा मदद के लिए बेएल्ज़ेबब के पास जाती है, पर बेएल्ज़ेबब भी इसे ठीक करने में सक्षम नहीं है। वह कहती है कि स्लाइम के बारे में केवल स्लाइम्स ही जानते हैं। फिर वह उसे डीमन कैपिटल सिटी में रहने वाले एक इंटेलिजेंट स्लाइम के बारे में बताती है, शायद उसे इसका ज्ञान हो। बड़ी मशक्कत के बाद आखिर में वे उस ज्ञानी स्लाइम के पास पहुँच जाते हैं, पर दुर्भाग्य से उस ज्ञानी स्लाइम को यह मैजिक कास्ट करना नहीं आता। लेकिन वह उन्हें एक मैजिशियन स्लाइम के बारे में बताती है, शायद उसके पास उनके इस समस्या का हल हो। उसके एडवाइस को मानते हुए वे उस जादूगर स्लाइम के पास जाते हैं। वह जादूगर स्लाइम फाल्फा को देखकर बताती है कि ये नींद की अवस्था में है, शायद सोते हुए उसके शरीर की कोई मांसपेशी खिंच गई है, जिसकी वजह से वह इंसानी रूप नहीं ले पा रही, इसलिए जादू इसे ठीक नहीं कर सकती। फाल्फा को ठीक होने और अपने इंसानी रूप को फिर से प्राप्त करने के लिए उसे कुछ एक्सरसाइज करना होगा। फिर वह जादूगर स्लाइम उसे सुझाव देते हुए कहती है
कि वे एक बार फाइटर स्लैम से जाकर मिले, वो जरूर इसे ठीक कर देगी। संयोग से उन्हें उस फाइटर स्लैम का पता भी मिल जाता है। पास ही की शहर में वो एक फाइटिंग टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है, पर जब उन्हें यह पता चलता है कि वो फाइटिंग स्लाइम बहुत ही घमंडी है, तो अजुसा फैसला करती है कि वो उसे इसी टूर्नामेंट में हराएगी। बिएल्ज़ेबब भी इस कंपटीशन में भाग ले लेती है, लेकिन फाइटर स्लाइम को हराने का सौभाग्य बिएल्ज़ेबब को प्राप्त होता है और वह एक ही मुक्के में उस फाइटर स्लाइम को हरा देती है। अब कंपटीशन के फाइनल में अजुसा और बिएल्ज़ेबब पहुंच जाते हैं। बिएल्ज़ेबब अजुसा को फाइट कंप्लीट करने को कहती है। वैसे भी उनका पिछला फाइट अधूरा रह गया था। इससे पहले कि उनके बीच फाइट शुरू होती, फाइटर स्लाइम की मदद से फाल्फा इंसानी रूप में आ जाती है और अजुसा को चीयर करने लगती है। इसे देख अजुसा काफी ज्यादा खुश हो जाती है और एक ही पंच में बिएल्ज़ेबब का काम तमाम कर देती है और अपने बेटियों के पास जाती है। इसके बाद अजुसा उस फाइटर स्लाइम के प्रति अपना आभार प्रकट करती है। वह फाइटर स्लाइम भी अजुसा के गुणों की प्रशंसा करती है और उसके साथ एक डुअल फाइट का अनुरोध करती है। हालांकि फाइट के दौरान फाइटर स्लाइम को अजुसा के अंदर कई सारे स्लाइम स्पिरिट का आभास होता है। वह इससे काफी ज्यादा डर जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। जागने के बाद वह अपना इरादा बदल लेती है और बिएल्ज़ेबब की स्टूडेंट बनने का फैसला करती है। अजुसा चाहती है कि बिएल्ज़ेबब उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर ले, क्योंकि अगर फ्यूचर में उसके किसी भी बच्चे को इस तरह की प्रॉब्लम हुई तो उसे फाइटर स्लाइम को ढूंढने के लिए जगह जगह नहीं भटकना पड़ेगा। अजुसा और फाइटर स्लाइम के जॉइंट रिक्वेस्ट को सुनकर आखिर में बिएल्ज़ेबब उसे अपने स्टूडेंट के रूप में स्वीकार कर लेती है। एक दिन अजुसा गलती से एक जादुई मशरूम खा लेती है और वह एक बच्चे में बदल जाती है। अब क्योंकि वह अपने बच्चों से भी ज्यादा छोटी है, तो उसे बच्चों का ही खाना खिलाया जाता है। पर अजुसा यूं बच्चों की तरह नहीं रहना चाहती, इसलिए मदद के लिए वो बिएल्ज़ेबब को समन करती है। पर बिएल्ज़ेबब को छोटी अजुसा काफी प्यारी लगती है और वह उसे वापस नहीं बदलना चाह रही है। लेकिन तभी अजुसा उसे धमकी देते हुए कहती है कि अगर उसने उसे वापस बदलने में मदद नहीं की तो वह लोगों को यह बता देगी कि वो एक छोटे बच्चे के साथ फाइट में हार गई थी। इसे सुन आखिरकार बिएल्ज़ेबब को मजबूर होकर सहमत होना ही पड़ता है, लेकिन उसे भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। शायद डीमन रेल्म में इसका कोई समाधान हो। फिर वह उसे अपने प्राइवेट जेट में डीमन कैपिटल ले जाती है। डीमन कैपिटल में जब पेकोरा अजुसा को इस स्थिति में देखती है तो वह भी काफी ज्यादा रोमांचित हो जाती है। फिर पेकोरा उसके समस्या के समाधान के लिए अपने दो जुड़वा मेड को उसे वर्ल्ड ट्री पर ले जाने को कहती है। वर्ल्ड ट्री में जाने के बाद उनमें से एक मेड अजुसा से कहती है कि इस दुनिया की सभी दवाइयाँ ट्री के सबसे ऊपर वाले फार्मेसी में मौजूद है। हालांकि वर्ल्ड ट्री 108 मंजिलों वाली मुश्किल भूल भुलैयों से बनी है और इन भूल भुलैयों के अंदर कई सारे जंगली जानवर भी हैं। पर अजुसा को वहाँ किसी भी हाल में जाना है। वह उन दो मेट्स के साथ लिफ्ट में वर्ल्ड ट्री के 11वीं मंजिल तक पहुँच जाती है। पर जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ते हैं लिफ्ट का प्राइस भी बढ़ता रहता है और जब वे 84th मंजिल में पहुँचते हैं तो उसके बाद वे लिफ्ट का उपयोग नहीं कर सकते थे। कई दिनों के प्रयास के बाद आखिरकार वे 108वीं मंजिल तक पहुँच ही जाते हैं। पर अजुसा वहाँ पहुँचकर यह देख अचंभित हो जाती है कि जिस दवाई की तलाश में वो यहाँ आई है उसे खुद एना ही बनाती है। अजुसा को वहाँ इतनी दूर आता देख एना हैरान हो जाती है और उसे बताती है कि उसे इतनी दूर पैदल आने की क्या जरूरत थी। वाइवर्न की सवारी लेकर वो सीधे यहाँ आ सकती थी और तो और उसे यह दवाई फ्लेटा विलेज में ही मिल जाती। इसे सुन अजुसा काफी हताश महसूस करती है। उसे इस बात का दुख है कि पेकोरा ने भी उसे धोखा दिया। फिर वह एक वाइवर्न की सवारी लेकर उन दोनों मेट्स के साथ सीधे पेकोरा के पास जाती है और उस गोली को खाकर अपनी सामान्य स्थिति में चली आती है। बाद में नहाते हुए पेकोरा को अपनी गलती का एहसास होता है और वह धोखा देने के लिए अजुसा से माफी मांगती है। अजुसा उसे माफ कर देती है। तभी अचानक पेकोरा अजुसा की बॉडी को टच करने की इच्छा प्रकट करती है, जिस पर अजुसा वहाँ से डरकर भाग जाती है। फ्लेटा विलेज में जल्द ही एनुअल डांस फेस्टिवल होने वाला है। यहाँ इस फेस्टिवल की परंपरा पिछले 250 साल पहले ही शुरू हुई थी। इस फेस्टिवल में विलेजर्स अपने फसलों को भगवान को चढ़ाते हुए खुशी से डांस करते हैं ताकि अगले साल और भी अच्छी खेती हो। अजुसा इससे पहले इस फेस्टिवल में कभी शामिल नहीं हुई थी। वैसे भी यह फेस्टिवल उसके यहाँ आने के बाद ही शुरू हुई थी। अगर वह यहाँ पहले से आती तो हो सकता था कि लोग उसे भगवान के रूप में मानने लगते, पर अब क्योंकि उसकी फैमिली में कई मेंबर है तो वह खुद को भी बाकियों से अलग नहीं रखना चाहती। वह खुद में बदलाव लाते हुए इस फेस्टिवल के शुरू होने से पहले द विच हाउस नाम की एक कॉफी शॉप खोलती है। कैफे में काम करने के लिए वह रोजली सहित सभी के ड्रेस तैयार करती है। फिर वे सभी मेनू पर चर्चा करते हुए दुकान को भी काफी सुंदरता से सजाते हैं। लोगों से भी उनके इस कैफे पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स आता है। लोग
सुबह ही लाइन बनाकर उसके दुकान के सामने खड़े होते हैं। लोगों की काफी संख्या देखते हुए बेलज़ेबब, पेकोरा और अजुसा के बाकी दोस्त भी उसकी मदद करने के लिए वहाँ आ जाते हैं। दिन भर के बिजी शेड्यूल के कारण वे सभी काफी ज्यादा थक जाते हैं, जबकि अजुसा काफी ज्यादा तरोताजा महसूस कर रही है, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती है कि अकेले जीवन जीने की तुलना में परिवार के साथ जीवन जीना काफी ज्यादा बेहतर होता है। पहले के मुकाबले अब उसका हर दिन काफी अच्छा और खुशियों से भरा हुआ गुजरता है। वो अपने इस जीवन से काफी ज्यादा खुश है। और इसी के साथ यह एनिमे यहीं पर समाप्त हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। साइन आउट।